हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्शन कोसाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो एक बार ओवरलुक कर लेते कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। इस 3 टाइप के हमारे पास अगर एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और एक मान लो एक लाइन है जो स्पेस में है, ये ओपी हमने उसको नाम दे दिया। ये लाइन कुछ इस तरीके से स्पेस में लाई कर रही है। ठीक है, उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया है उसको अल्फा से डिनोट किया था। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया था उसको बीटा से डिनोट किया था, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया था उसको हमने गामा से डिनोट किया था। इस अल्फा बीटा गामा को हमने बोला था आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। इसको हमने क्या बोला था, डायरेक्शन एंगल बोल दिया था। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल के कोसाइन यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हमने बोला था आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसको हमने बोल दिया था डायरेक्शन कोसाइन। आपको ऑलरेडी पता होगा कि कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था इनका क्या रिलेशन है करके। तो हमें फॉर्मूले से पता चला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू 1 होती है करके। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की 1 होती है, ये पता चला था। यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये बातें हमने पता कर ली थी। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता की थी, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होता है, ये होता है कितना, 2। कितना होता है ये, 2। और cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना। आई होप कि आप सब लोगों की चीज़ें याद होगी कि किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि एक्चुअल में अभी भी बहुत से बच्चों को डायरेक्शन कोसाइन है क्या, ये क्लियर ही नहीं हो पाता। मतलब वो फॉर्मूले वाइज, थ्योरी वाइज तो समझ में आ जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन कोसाइन उस जो लाइन है उसकी डायरेक्शन बताती है। दैट्स व्हाई वी कॉल डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, जो कोसाइन है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या बता रहे, इसकी डायरेक्शन बता रहे। ये क्या बता रहे, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आपको क्या लगता है, अगर मान लो एक स्पेस, जैसे स्पेस है, ये एक लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, यूनिक डायरेक्शन होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं लाइन को रोटेट करूंगा, मूव ऑन करूंगा, इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। तो स्पेस में हर लाइन की डायरेक्शन कैसी थी, यूनिक होती है। तो अगर डायरेक्शन यूनिक होगी तो डायरेक्शन कोसाइन भी यूनिक रहेंगे। इसलिए आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या, हमेशा सिंगल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी हमेशा यूनिक वैल्यू हमें प्रोवाइड होगी। तो नोट में हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज यूनिक। आई होप कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको कि स्पेस में अगर जैसे मान लो ये एक लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सिंगल ही डायरेक्शन है। जैसे मैंने इसको मूव किया, एक दूसरी डायरेक्शन मिल गई, फिर से इसको मूव किया, एक तीसरी डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लाइन को मूव करूंगा डायरेक्शन क्या होंगी, चेंज होगी। तो अगर मान लो ये एक लाइन है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी यूनिक वैल्यू देंगे, क्योंकि जब मैं इसको हटा दूंगा, इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाऊंगा, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कुछ और हो गए, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कुछ और हो गए। मतलब अगर एक लाइन है तो उसके सिंगल यानी कि यूनिक डायरेक्शन कोसाइन हमें मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि नोट में हमने क्या बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज ऑलवेज यूनिक वैल्यू। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज ऑलवेज यूनिक वैल्यू।
बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशो है क्या? ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो की ज़रूरत हमें इसलिए गिरी क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डायरेक्शन कोसाइन पे रिलाई नहीं कर सकते थे, या ज़्यादातर डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करना हमारे लिए क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में कहीं ना कहीं कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कॉस्ट की क्या होती है, कॉस्ट की वैल्यू उसकी लिमिटेशन होती है कि कॉस्ट आपको हमेशा -1 और 1 के बीच की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो कॉस्ट ज़्यादातर क्या हो रहा है ना, फ्रैक्शनल नंबर प्रोवाइड करना हमें स्टार्ट कर दिया था। डायरेक्शन कोसाइन तो हमने सीख लिया, लेकिन जब उसका यूज़ हम प्रैक्टिकल में करने गए या उसका न्यूमेरिकल में यूज़ करने गए तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होते गए। कैलकुलेशन इसलिए लेंदी हुई कि डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 सॉरी कॉस्ट की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो -1 और 1 के बीच में सिर्फ 3 ही इंटीजर आ रहे थे, एक -1 आ रहा था, एक 0 आ रहा था और एक 1 आ रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शनल नंबर ही आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहे थे, फ्रैक्शनल नंबर आ रहे थे, जिससे कैलकुलेशन करना बहुत टफ बन रहा था। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि ठीक है, हमको डायरेक्शन कोसाइन का आइडिया तो आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अगर मैं इसको किसी नंबर से या किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि अगर मान लो LMN की वैल्यू 0.01 हो सकती है, ठीक है ना, M की वैल्यू 0.02 भी हो सकती है और N की वैल्यू 0.03 है, तो कैलकुलेशन करने में ना, ये नंबरों का कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मान लो मैं एक आधी नंबर उठाता हूँ, जैसे कि 100 मैंने उठा लिया और 100 को मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 बन गया, ये 2 बन गया और ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो 0.01, 0.02, 0.03 इन नंबरों का कैलकुलेशन में यूज़ करना एज कम्पेयर टू 1, 2, 3 इन नंबरों का कैलकुलेशन में यूज़ करना बहुत आसानी से 1, 2, 3 से कैलकुलेशन हो जा रहे थे, और 0.01, 0.02, 0.03 कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इसलिए हमें एक नई टर्म की जरूरत गिरी, डायरेक्शन रेशो, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन, ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है LMN। अगर मैं इस LMN को पर्टिकुलर एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास था L, ये था M, ये था N, इसको मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। तो इस नंबर को हमने क्या बोला, डायरेक्शन रेशो, ABC, इसको हमने क्या बोला, डायरेक्शन रेशो बोल दिया। इसीलिए अगर मान लो मेरे पास L, M और N है, LMN है, अगर मैं इसको पर्टिकुलर किसी एक आधी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से लैम्बडा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मुझे नया मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं ABC के साथ। डायरेक्शन रेशो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC। तो यहाँ से हमें पता चला कि A जो है वो L लैम्बडा इंटू L के बराबर में, B जो है वो लैम्बडा इंटू M के बराबर में, और C जो है वो लैम्बडा इंटू N के बराबर में हो गए। तो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है कि A/L फिर लैम्बडा हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B/M इज इक्वल्स टू लैम्बडा हो जाएगा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि C/N इज इक्वल्स टू लैम्बडा हो जाएगा। तो A/L लैम्बडा मिला, B/M लैम्बडा मिल गया, C/N लैम्बडा मिला। तो इस पूरे इससे हम लोग एक बात पता बोल सकते हैं कि A/L इज इक्वल्स टू B/M इज इक्वल्स टू C/M, और ये सब किसके इक्वल में रहेंगे, लैम्बडा के इक्वल में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर शॉर्ट में बोलना चाहें, शॉर्ट में या सिंपल लैंग्वेज में बोलना अगर आप चाहो, तो आप ये बोल सकते हो कि ABC यानी कि डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल है। डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ratios are multiple, direction ratios are multiple of direction cosine, of direction cosine, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतना, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि A इज इक्वल्स टू L इंटू लैम्बडा होता है, B इज इक्वल्स टू L इंटू M होता है,
सॉरी लैम्बडा इंटू एम होता है और सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एन होता है, जिसमें ए बी सी को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशो और एल एम एन को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लैम्बडा क्या है एक मल्टीपल है, लैम्बडा क्या है कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ओके तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि ए बाय एल इज इक्वल्स टू बी बाय एम इज इक्वल्स टू सी बाय एन होता है करके, और ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल में आएंगे। ए बाय एल इज इक्वल्स टू बी बाय एम इज इक्वल्स टू सी। अच्छा क्या आपको ये कहीं ना प्रोपोर्शनल के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6, ठीक है, 3/6 इज इक्वल्स टू 6/12। ऐसे बोल रहे हैं ना कि 1/2 की वैल्यू 3/6 की वैल्यू और 6/12 की वैल्यू इक्वल है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं ए बाय एल बी बाय एम सी बाय एन अगर इक्वल है तो ये चीज़ भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब फिर इसका जो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा होगा वो भी सेम ही हो जाएगा, यानी कि 1/2 2 के बराबर में हो जाएगा, 3/6 6/3 और 6/12 12/6। तो अगर ये चीज़ सही है तो इसका मतलब इसका जब मैं उल्टा कर दूंगा, इसको पलटा दूंगा, तो जो नई चीज़ मिलेगी वो भी चीज़ सही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए बाय एल इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी बाय एन अगर बराबर में है तो इसका मतलब हो जाएगा कि एल बाय ए इज इक्वल्स टू एम बाय बी इज इक्वल्स टू एन बाय सी, ये भी सही है फिर। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई। अगर ये चीज़ वैलिड है तो फिर ये चीज़ भी वैलिड है। लेकिन अगर एल बाय ए एम बाय बी और एन बाय सी अगर इक्वल है तो एक चीज़ और भी वैलिड हो जाएगी कि फिर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मान लो मैं 1/2 इसकी वैल्यू 4 या 2/4 क्या ये बराबर में 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। अगर मान लो ये तीनों चीज़ें इक्वल है 1/2 2/4 और 3/6 इक्वल है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या इक्वल होता है क्या? ठीक है, तो ऊपर में कितना आ रहा है अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो 14, और नीचे में कितना आ रहा है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 4 40 56 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 1 अपॉन अंडर रूट में 4 हो जाएगा, क्योंकि 14 4 जा होता है यानी कि 1/2। तो देखो आगे ये चीज़ भी इक्वल। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी की ए बाय एल इज इक्वल्स टू एम बाय बी इज इक्वल्स टू एन बाय सी है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चारों चीज़ें इक्वल होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको देखने के बाद कुछ समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 होती है। कितनी होती है 1। तो एल अपॉन ए एम अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन सी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये चारों चीज़ें अगर इक्वल है तो एल बाय ए फिर इसके बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी इसके इक्वल में होगा, तो एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरीके से ये भी इसके इक्वल में, तो n इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन पता चल गया एक। अगर आपके पास मान लो ए बी सी गिवन है तो आप एल एम और एन निकाल सकते हैं। वेयर ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशो, ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशो, एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए बी सी और एल एम एन का आपस में क्या रिलेशन है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। ओके, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से देखो और जो मैं बोलने जाऊँगा उसके बाद उसको ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक आदि वेक्टर है, वेक्टर आर 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मॉड ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी,
तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 69, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा, अंडर रूट में 29। तो अगर मैं आपको जो वेक्टर r अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर r कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में आएगा अंडर रूट में। अच्छा ना, इसको ना इस तरीके से लिखता हूँ, ये हालांकि कैलकुलेशन में नहीं लिख लेता हूँ, इसको ऐसे ही लिखता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है बस। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर r अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर r कितना होता है, यूनिट वेक्टर r होता है। वेक्टर r अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर r क्या होता है, यूनिट वेक्टर r। अच्छा, ये क्या होगा, इन तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऐसा मिलेगा अपने को 2 अपॉन अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर i, 3 अपॉन अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर j प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर k। तो मेरे ख्याल से आपको कोई ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, वैसे दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने को l दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, l है, डायरेक्ट कॉस अल्फा अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, ये l है कहीं ना कहीं l, प्लस ये क्या है, ये क्या है, एल एम है, और ये क्या है, एल एम एन है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, यूनिट वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो फिर वेक्टर के अलोंग जो हो रहेंगे, वेक्टर के अलोंग में जो रहेंगे वो तो ए बी सी हो जाएंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, ए बी सी, क्योंकि देखो a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये a है, ये b है, और ये क्या है, c है। तो ए बी सी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो कहते हैं। यानी कि हमारा कंक्लूजन हमें कहाँ लेके आया कि यूनिट वेक्टर जब भी दिखाई देगा उसके अलोंग में डायरेक्शन कोसाइन रहेंगे, और वेक्टर जब भी दिखाई देगा उसके अलोंग में डायरेक्शन रेशो रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब कभी भी यूनिट वेक्टर दिखाई दे तो उसके साथ जो कंपोनेंट रहेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट, और जब भी वेक्टर दिखाई दे उसके अलोंग में जो कंपोनेंट रहेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, ओके। चलो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स O एंड P। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, मान लो आपके पास एक O पॉइंट है, 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है, एक P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 4 3 है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप वेक्टर OP बता पाओगे आराम से, वेक्टर OP बता सकते हो। वेक्टर OP क्या हो जाएगा, 2 - 0 यानी कि 2i प्लस 4j प्लस 3k, ये वेक्टर OP। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के अलोंग में हमेशा डायरेक्शन रेशो रहते हैं। वेक्टर के जो कंपोनेंट रहेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ए बी सी अगर पता चल के तो आप एल एम एन बता सकते हो। क्यों, क्या, कैसे, आपको पता ही है एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो ए यानी कितना है 2 अपॉन में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में अंडर रूट में कितना आएगा 29, ये एल आ गया। वैसे ही फिर आप एम भी बता सकते हो। एम क्या होता है, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29, और एन क्या हो जाएगा फिर, सी अपॉन, सी मतलब 3 अपॉन रूट 29। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शन रेशो भी बता दिए और डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिए। तो जो पंच पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी यूनिट वेक्टर के अलोंग में हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और हमेशा किसी भी वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशो होते हैं। ये सबसे काम की चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशोज -1 to 2 एंड 0 to 1। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ये लाइन दो लाइन को परपेंडिकुलर, जैसे मान लो पहली लाइन हो गई
लाइन L1 इसको परपेंडिकुलर है, और ये सेकेंड लाइन होगी लाइन L2, इसको भी क्या है, परपेंडिकुलर, और इस लाइन को मैं नाम देता हूँ लाइन L। तो हमें क्या करना है, लाइन L के क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, हमें क्या करना है, लाइन L के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको नाम दे दो वेक्टर A1, ठीक है, इसको नाम दे दो वेक्टर A2, इसको नाम दे दो मैं वेक्टर A2, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ मैं वेक्टर A, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हिंट दिया है कि ये जो दो लाइन है ना, इसके आपको डायरेक्शन रेशो पता है। क्या पता है, डायरेक्शन रेशो पता है। तो डायरेक्शन रेशो पता है तो मैं वेक्टर A1 तो बता ही सकता हूँ कि वेक्टर A1 क्या लिखूंगा मैं, I प्लस 2j प्लस 2 के, क्योंकि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशो होते हैं। और यहाँ से मैं वेक्टर A2 लिख सकता हूँ, वेक्टर A2 ये कितना होगा, 0I प्लस 2j प्लस k, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो वेक्टर A है, ये जो वेक्टर A है, ये वेक्टर A1 और वेक्टर A2 को कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने वेक्टर चैप्टर में क्या पढ़ा है, जब भी मैं वेक्टर A1 और वेक्टर A2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, वेक्टर A1 और वेक्टर A2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर, और वो थर्ड वेक्टर ज्योमेट्रिकली इन दोनों को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और फिलहाल जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, वेक्टर A परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर A2। तो बस वेक्टर A तो अब आसानी से निकल जाएगा, I J K, वेक्टर A1 के कंपोनेंट 1 2 2, वेक्टर A2 के कंपोनेंट 0 2 1। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस I, क्या मिलेगा, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है ना। ये ऐसा करते हैं ना हम लोग, I लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, I लिया रिलेटेड रो, ये कितना हो गया 2 माइनस 4, तो माइनस 2I हो जाएगा। फिर माइनस J लेते हैं, फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, माइनस 1 माइनस 0 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, प्लस फिर K लिया, फिर उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया, माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस 2 हो गया। तो वेक्टर A बता सकते हैं आप, तो वेक्टर A कितना मिला मुझे, माइनस 2I प्लस J माइनस 2K, ये क्या मिल गया, वेक्टर A मिल गया। और वेक्टर A मिल गया तो इसके अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशो बता सकते हो, ठीक है। या फिर एक काम कर लेता हूँ, मुझे डायरेक्शन रेशो की ज़रूरत तो है ही नहीं, मैं मॉड ऑफ वेक्टर A निकाल लेता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसमें, यूनिट वेक्टर। तो मॉड ऑफ वेक्टर A कितना आएगा, अंडर रूट में माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू कितना, 3, कितना हो जाएगा 3। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर A को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये वेक्टर A अपॉन में कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A, और ये आ जाएगा माइनस 2I प्लस J माइनस 2K, इसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में, और ये हो जाएगा माइनस 2/3I प्लस 1/3J माइनस 2/3K। और यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में कौन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि अब आप बोल सकते हो कि L की वैल्यू कितनी, माइनस 2/3, M की वैल्यू कितनी, 1/3, N की वैल्यू कितनी, माइनस 2/3। ये आ गया L, ये आ गया M, और ये आ गया N। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट किया, किसका, इस लाइन L का। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन रेशो क्या है ये बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन का क्या आपस में रिलेशन है, ये भी आपको क्लियरली एज अ फॉर्मूले के फॉर्मेट में समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction cosine are L1, M1 and N1, L1, M1 ऐसा बोलते हैं, L1, M1, N1 and L2, M2, N2, ठीक है। जब वो क्या बोला जाता है कि दो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में क्या एंगल होगा, अगर
अलोंग में डायरेक्शन रेशियो क्या है L1 M1 N1 और इस लाइन के अलोंग में डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 M2 N2। मैं फिलहाल इसको नाम देता हूँ कि ये वेक्टर A है और इसको वेक्टर B नाम देता हूँ। मान लो इनके बीच में एंगल क्या है थीटा है। अच्छा तो L1 M1 M1 ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो यूनिट वेक्टर A बता सकते हो क्योंकि यूनिट वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो यूनिट वेक्टर A क्या हो जाएगा L1I प्लस M1J प्लस N1K और इसको अगर मैंने वेक्टर B नाम दिया तो आप यूनिट वेक्टर B बता सकते हो फिर L2I प्लस M2J प्लस N2K। ठीक है मतलब आपने क्या फाइंड आउट किया कि इसके अलोंग में जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन और इसके अलोंग में जो डायरेक्शन होगी ठीक है वो हमने पता किया था यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर B। मान लो थीटा विद एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर A एंड यूनिट वेक्टर B। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर A into यूनिट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर A into मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर B। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर A यूनिट वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर A और यूनिट वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा L1 into L2। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और यूनिट वेक्टर A का मॉड कितना होगा 1 यूनिट वेक्टर B का मॉड कितना होगा 1। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। अगर आपको क्या पता है डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमें इसी लाइन के अलोंग की डायरेक्शन रेशियो पता है A1 B1 C1 और इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है A2 B2 C2 ठीक है ना। अब हमें पता क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो फिर आप मेरे ख्याल से वेक्टर A बता सकते हो। वेक्टर A क्या हो जाएगा A1I प्लस B1J प्लस C1K ये वेक्टर A हो जाएगा और वेक्टर B क्या हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K और आपको थीटा पता है थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। थीटा क्या है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। तो फॉर्मूला क्या होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमें वेक्टर A पता है और वेक्टर B पता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आसानी से बता सकते हैं। ये कितना आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा और मॉड ऑफ वेक्टर A कैसे निकालेंगे अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये रहेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला ठीक है। और ये फॉर्मूला मिला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो और ये फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। डायरेक्शन कोसाइन दिए तो इस फॉर्मूले का यूज करो। डायरेक्शन रेशियो दिए तो इस फॉर्मूले का यूज करो। बात समझ में आ गई ओके। कंडीशन पे ध्यान दो। पहली कंडीशन कि अगर मान लो लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। अच्छा cos 90 कितना होता है 0 cos 90 कितना होता है 0 यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और यहाँ पे भी 0 होने से ये डिवाइड वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये कंडीशन कब लागू होगी जब दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है। तो मान लो अगर दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 ये कंडीशन बनती या फिर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 ये कंडीशन बनती है कब पैरेलल के लिए ठीक है। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझ गया होगा आपको। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत आई होगी और खास करके आपने क्या किया पहले भी स्टेट बोर्ड के लिए तो ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ के रखा ही है
तो स्टेट बोर्ड में भी हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी यही चीज़ें हम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आप ऑलरेडी इन चीज़ों से एक बार गो थ्रू हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, चलो कि एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये जेईई मेन 2014 में आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosine satisfied the equation L plus m plus n equals to 0 and L square is equals to m square plus n square। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि दो लाइन है, उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है यानी कि L1 m1 n1 L2 m2 n2, ये दो इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखते ट्राई करते कि कैसे करें। तो L प्लस m प्लस n, इसके लिए हमें 0 दी है और हमें एक चीज़ दी है कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करें, मेरे ख्याल से आपने पहले यहाँ से अगर L निकालते हो तो L आपको कितना मिलेगा, देखो माइनस m प्लस n मिल जाएगा, क्योंकि जब m शिफ्ट करोगे तो माइनस m होगा, n शिफ्ट करोगे तो माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब इस L की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस L की वैल्यू को यहाँ पुटअप करता हूँ, यानी कि अगर आपको पूछता हूँ कि L स्क्वायर कितना होगा, तो L स्क्वायर कितना होगा, इस टोटल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। इस टोटल टर्म का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ L स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप करता हूँ, क्या पुटअप करता हूँ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल्स टू कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर भी कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 2mn इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, m इंटू एन इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होगा कि m की वैल्यू 0 होगी या फिर n की वैल्यू 0 होगी, दोनों में से कोई एक। तो या तो केस 1 हो सकता है या तो फिर केस 2 हो सकता है। अब सोचो अगर m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मान लो m की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस n आ गई, और n की वैल्यू तो n खुद ही रहेगी। मतलब मैंने क्या किया, आप समझ पा रहे हो, देखो मैंने यहाँ से l निकाल लिया, l कितना आ गया माइनस n, m निकाल लिया, m कितना आ गया, ये भी आ गया 0, और n कितना आ गया, n तो n ही है। तो ये चीज़ एक हमें पता चल गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये जो चीज़ें निकाली, ये क्या है, ये एक्चुअली पता है कि LMN मिल गया मेरे को, क्या मिला, LMN। L कितना है, माइनस m कितना है 0 और n कितना है 0। ये कब, केस 1 में, केस 1 का मतलब m की वैल्यू 0। अगर मैं केस 2 की बात करूँ, केस 2 मतलब अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी माइनस m, और m की वैल्यू तो m ही रहेगी। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी पता चल गई। मतलब देखो क्या आप बोल सकते हो कि ठीक है, मैं यहाँ से जो मुझे एलिमेंट मिला मैं उसको L1 M1 N1 नाम देता हूँ, यहाँ से जो एलिमेंट मिला उसको L2 M2 N2 नाम देता हूँ, क्योंकि हमें क्या बोला था, दो लाइन है तो दो लाइन है तो उसके दो डायरेक्शन कोसाइन भी हो जाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है L1 जो मुझे माइनस n मिला है, M1 जो यहाँ से मैं 0 बोल सकता हूँ, और N1 जो मुझे n ही है, ठीक है। और यहाँ से जो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए L2 में बोल सकता हूँ कि माइनस m है, L2 M2 कितना है, n है, ओह सॉरी यहाँ पे m तो m ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, m तो m ही रहेगा, M2 m रहेगा, और N2 कितना है, 0 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, L1 M1 N1 L2 M2 N2। बट अब मैं यहाँ पे ना इसको और थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है, L1 M1 N1 है, अगर मैं मान लो इसको प्रॉपर किसी एक नंबर से ध्यान से सुनना, अगर ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, इन डायरेक्शन कोसाइन को अगर मैं प्रॉपर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। याद है, अगर आप डायरेक्शन कोसाइन को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशो। अब वो कांस्टेंट नंबर कौन सा लेना, तो वो आप अपने हिसाब से लो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर आप ध्यान से देखो L1 M1 N1 को, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसको n से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, n से डिवाइड कर रहा हूँ, या 1/n से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे बोल दिया,
मैंने इन सबको 1/n से डिवाइड किया तो मुझे a1 मिलेगा। a1 कितना मिलेगा यहाँ से -1, b1 कितना मिला मुझे 0 और c1 कितना मिल गया मुझे 1। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके पास L1 M1 N1 है, ठीक है ना, देखो L1 M1 N1 है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, L1 कितना है मेरे पास -n, M1 M कितना है 0 और N1 कितना n है। इसको अगर मैं प्रॉपर एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और वो नंबर में ले रहा हूँ 1/n, तो ये जो मुझे मिलता है इसको हम लोग ABC कहते हैं ना, डायरेक्शन रेशो। यही तो आज हमने सीखा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशो मिल गया। सेम उसी तरीके से यहाँ से भी इसको भी अगर मैं एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, मेरा डायरेक्शन रेशो रहेगा। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1/m से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ से मुझे A2 कितना मिलेगा -1, B2 कितना मिल जाएगा 1 और C2 कितना मिल जाएगा मुझे 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशो मिल गए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गए, ठीक है। चलो A1 B1 C1 पता चल गया, A2 B2 C2 पता चल गया। तो फॉर्मूला तो बहुत आसानी से पता ही है अपने को, फॉर्मूले में पुटअप करो आंसर निकालो। A1 A2 ऊपर पता है क्या आता है, A1 A2 -1 × -1 प्लस B1 B2 0 प्लस C1 C2 0 अपॉन में अंडर रूट में क्या आता है, A1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इधर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो ऊपर से 1 बचा, नीचे से √2 2 हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो थीटा के कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, थीटा के cos थीटा है ना, cos थीटा की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो थीटा के किस एंगल पे cos आपको 1/2 देता है, 60 पे। किस पे, 60 का मतलब क्या, π/3 रेडियन। तो एंगल कितना हो गया, π/3 रेडियन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। तो क्या क्या अच्छे से क्वेश्चन को देखो समझो, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन रिसेंटली जेईई मेन में आया हुआ है, 2014 में जेईई मेन में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, सेम टाइप्स का एक और एग्जांपल करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा आने वाला है, बट आप ध्यान से देखो। अगर ये 2 क्वेश्चन आप कर लिए तो ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर कभी भी लाइफ में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। बट इसको ध्यान से देख लो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है। यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन LMN आर गिवन बाय, मतलब 2 लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इस इक्वेशन के फॉर्मेट में दिए हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके L1 M1 N1 फाइंड आउट करना है, L2 M2 N2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखो। ये दिया है 2L + 2M - N = 0 हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया तो N = 2 कॉमन निकाल दिया, L + M हो गया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ हमें और दूसरी चीज़ क्या दी है, दूसरी चीज़ हमें दी है कि M × L + N × L + L × M की वैल्यू 0 दी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मान लो यहाँ से ना N कॉमन निकालूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, M + L आ जाएगा प्लस LM आ जाएगा = 0। ठीक है, N अच्छा ML की M + L की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो N/2 आ जाएगी, L + M की वैल्यू। तो इस M + L के जगह मैं N/2 रख देता हूँ। तो N/2 रखा प्लस LM = कितना हो गया, 0। अच्छा लेकिन इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। ये कितना मिला हमें, N²/2 प्लस LM। नॉर्मली हम लोग क्या ट्राई करते हैं ना कि जो ओवरऑल इक्वेशन है वो सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट में आ जाए, 2 अल्फ़ाबेट में आना चाहिए। तो N L, अच्छा मैं ना M की वैल्यू भी ट्राई करता हूँ निकालने की। M की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, M की वैल्यू देखो, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N/2 - L आ जाएगी = 0। समझा, यहाँ से अगर मैं M भी निकालना चाहूँ तो कितने आ जाएगी, M/2 - L। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब देखो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये 2 ही वेरिएबल वाली टर्म दिखाई दे रही है, L भी दिखाई दे रहा है N भी। इसको और आगे हमने ट्राई करना चाहिए। तो क्या करें, हम करते हैं कि N²/2 प्लस अगर मैं L से मल्टीप्लाई करूँ तो NL/2 - N² कितना हो गया, 0। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देगा N², ये देगा NL - 2L² = 0। अब क्या करें, यहाँ से अगर आप N कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में आएगा N + L आएगा,
उसके लिए क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, देखो n स्क्वायर इस -2l² का एक l² इधर लगा देता हूँ, -2l² का एक l इधर लगा दिया और ये nl और -l² इधर लगा दिया इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर क्या हो गए, n माइनस एल, n प्लस एल हो जाएंगे इसके फैक्टर, और यहाँ से कॉमन क्या निकला, यहाँ से कॉमन निकला l, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे n माइनस एल, n माइनस एल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है ना, बट मेरा एम है कि आपको कंसेप्ट समझाना कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल क्या कॉमन निकल रहा है, n माइनस एल कॉमन निकल रहा है, n माइनस एल, n माइनस एल, अब क्या बचा, n प्लस एल बचा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि n माइनस एल और n प्लस 2l की वैल्यू कितने आ गई, 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 मतलब n माइनस एल की वैल्यू 0 आ जाएगी और n प्लस 2l की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि n इज इक्वल्स टू एल हो गया, n इज इक्वल्स टू एल हो गया। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर n की वैल्यू l है तो ध्यान से देखो, n की वैल्यू अगर l है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ से निकालते, अगर मान लो ये n के जगह, इस n के जगह देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो l की वैल्यू कितनी आ गई n, तो अगर मैं इस l के जगह रखूँ n तो ये कितना मिला, n/2 माइनस n मिलेगा। देखो ऐसा कुछ m l के जगह n रखा तो n/2 माइनस n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -n/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -n/2, ये m आ गया। ठीक है, चलो l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n पता चल गई, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n पता चल गई, n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n ही होती है, मतलब हमने l m n फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो n प्लस 2l है, तो यहाँ से अगर मैं l निकालने जाऊँ तो कितना होगा, ये -n/2 हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी हो गई, -n/2। इस l की वैल्यू फिर से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो m इज इक्वल्स टू n/2 माइनस l के जगह -n/2 तो प्लस n/2, तो ये कितना दे रहा है n, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई, और n की वैल्यू तो n होती ही है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि ये अब हम, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखो LMN निकाला था, LMN निकाला था एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी LMN निकल गया, LMN निकल गया। मैं इसको नाम देता हूँ N1 M1 N1 और इसको बोल देता हूँ L2 M2 N2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो L1 M1 N1 पता चल गया, L2 M2 N2 पता चल गया। अब इस L1 M1 N1 को मैं पर्टिकुलर एक नंबर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो नंबर हमने क्या लेना चाहिए, 1/n। अगर मैं देखो सबको 1/n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे A1 मिलेगा, 1/n से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से 1 मिल गया, B1 कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा, और C1 कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन कोसाइन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, कांस्टेंट नंबर से, तो डायरेक्शन रेशो मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी A2 मिल जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1/n से, तो कितना आएगा, -1/2, B2 कितना आ जाएगा, 1, और C2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता चल गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा क्या कहता है, A1 इंटू A2, 1 इंटू -1/2 प्लस B1 B2, ये भी -1/2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में आएगा 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1, फिर अंडर रूट में आ जाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो रहा है ये देखो, -1/2 कितना होता है, -1 प्लस 1 0, तो ऊपर में 0 आ गया, मतलब पूरी वैल्यू 0 बन गई। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। cos थीटा की वैल्यू 0 का मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री, या आप बोल सकते हो π/2 रेडियन। तो दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो इस तरीके से आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस का ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के ऐसे रिलेशंस दिए हुए हैं तो किस तरीके से या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने का। ठीक है, ओके।